So, recording on कर चुका हूँ. We are going to start with the discussion of TPP discussion of binomial. ठीक है, चलो मेरे को क्वेश्चंस बताना शुरू कर दो. तो जैसे TPP1 मेरे हाथ में अभी TPP1 है, स्क्रीन पे भी लेकर आ रहा हूँ. बताइए TPP1 में कहाँ पे दिक्कत हुई है. आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस तक तो हम लोग कर चुके हैं डिस्कस. आदर्श सर वो 15 क्वेश्चन में मतलब हमारा उस टाइम नहीं हुआ था, उसमें कुछ डाउट है, पूछ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को अभी चैट में भी किसी ने भेजा. बताइए, सॉल्व करते हैं इसको एक बार, है ना. किसी ने मेरे को चैट में भी 10 भेजा. तो रुक जाइए बस एक मिनट, फाइल ओपन कर दो. ओके, श्रेया ने बोला है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है, राइट. तो याद कीजिए, मैंने दोनों क्लासेस में शॉर्टकट बताया था कि जैसे 2 to the power 60 है, तो मैं पूछूंगा कि ऐसा 2 का कौन सा पहला पावर आता है जिसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है 1. 2 का कौन सा पावर होता है जिसको 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता है? तो वो पावर है 3, बिकॉज 2 का पावर 3 बिकम्स 8, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना, अब मेरे पास 2 का पावर 60 है, तो मैं देखना चाहूंगा कि मैं 2 का पावर 3 कितना फॉर्म कर सकता हूँ. तो जब आप 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आता है. इसका मतलब है कि हम 20 8 बना सकते हैं. 20 8 बनाने का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8. अब ये कितना बार मल्टीप्लाई होगा? एक तरीके से 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. And the whole product is going to be divided by what? It is going to be divided by 7. Now if you remember the shortcut, I have clearly explained कि यहाँ पे अगर हम एक 8 को डिवाइड करते हैं 7 से, we are going to get the remainder as 1. अगले 8 को डिवाइड करोगे 1, सारे 8 से को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 ही आएगा. तो अगर ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाइड है तो ओरिजिनल रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? ये सब इंडिविजुअल रिमाइंडर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा. सो उस हिसाब से द नेट रिमाइंडर विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1. 1 का पावर 20 हो जाएगा, क्योंकि हर जगह से 1 आ रहा है, तो 1 का पावर 20 हो जाएगा. एंड 1 का पावर 20 अल्टीमेटली क्या होने वाला है? अल्टीमेटली 1 होने वाला है. बोलो, ये लॉजिक क्लियर है? दिस वाज द शॉर्टकट विच आई एक्सप्लेन टू एवरीवन. दूसरा अप्रोच इसका क्या हो सकता था? दूसरा अप्रोच हो सकता था बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से ये होता कि 8 का पावर 60 दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू राइट इट एज 1 प्लस 7 का पावर 60. 1 प्लस 7 का पावर 60 लिखोगे और इसके बाद इसका एक्सपेंशन लिखोगे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस C1 7 टू द पावर 1 प्लस C2 7 टू द पावर 2 प्लस C3 7 टू द पावर 3. और ऐसे करते करते C60 7 का पावर 60.
अब अगर मैं एकदम सेकेंड टर्म से देखूं तो सेकेंड टर्म से लेके आखिरी टर्म तक, सेकेंड टर्म से लेके आखिरी टर्म तक आप हर जगह से एक 7 कॉमन ले सकते हो। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 7 का पावर 1 प्लस C3 7 का पावर 2, ऐसे करते करते चलता ये अपना C60 7 का पावर 59। तो ये देखो हमने 7 कॉमन ले लिया, तो अंदर ना जो भी है इंटीजर है, इतना तो मानते हो, अंदर जो भी होगा इंटीजर होगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 1 प्लस 7K, उस इंटीजर को मैंने K नाम दे दिया। तो 8 का पावर 60 जो है वो आपका 1 प्लस 7K के फॉर्म में आ गया, मतलब 7 का मल्टीपल से एक ज्यादा है। अब अगर वो 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो लोग, यस आदर्श, सर 8 का पावर 20 होगा ना? अच्छा अच्छा 8 का पावर 20 दिया था क्या, ओके यस सर। ठीक है। तो यहां से हमको ये दिख गया श्रेया कि हमारा जो 8 का पावर 20 है वो 7 का मल्टीपल से एक ज्यादा है। अब कोई भी 7 का मल्टीपल से एक ज्यादा नंबर को जब भी आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। कोई भी मल्टीपल अपने दिमाग में देख लो, जैसे 7 इंटू 1 प्लस 1 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, 15 को 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा। 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, मतलब कोई भी 7 का मल्टीपल से एक ज्यादा नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गया जो बाइनोमियल के अप्रोच से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is the expansion of x plus alpha by x to the power n, x plus beta by x square to the power n, both have a term independent of x, then the largest number। तो यहाँ पे जैसे आदर्श ने बताया, अमृता ने पूछा ये, तो अमृता ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया है, बिकॉज आदर्श खुद ही कह रहा है कि ये डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, पहला वाला जो एक्सपेंशन है, अगर पहले वाले एक्सपेंशन का अगर मैं जनरल टर्म लिखना शुरू करूँ TR+1, तो वो आ जाएगा आपका NCR1 x to the power n माइनस R1, फिर अल्फा बाई, यार यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, तो वी हैड x प्लस अल्फा बाई एक्स होल टू द पावर n। तो अगर मैं यहाँ पे इसका जनरल टर्म लिखने की बात करूं तो हम लिखेंगे TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस R एंड अल्फा बाई एक्स टू द पावर R। अब कोई भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन में हमारा फंडा क्या होता है, हमारा फंडा होता है कि हम पहले जनरल टर्म लिखेंगे और फिर उस जनरल टर्म से हम क्या करते हैं, तो जनरल टर्म से हम एक्स को अलग अलग पूरा अलग कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अल्फा को हम बाहर निकाल देंगे तो अल्फा टू द पावर आर आएगा। अब देखो एक्स के बारे में, तो एक्स का यहाँ पे पावर है n माइनस आर और दूसरा एक्स डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में होने के कारण उसका पावर माइनस आर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये उसके कारण ये क्या बन जाएगा, उसके कारण ये बन जाएगा n-3r, सॉरी n-2r बन जाएगा ये, राइट, n-2r, और ये r नहीं होगा, r1 होगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने के लिए जनरल टर्म में एक्स का जो पावर आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा 0। सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने के लिए जनरल टर्म में यहाँ पे पावर दिख रहा है n-2 टाइम्स ऑफ r1, इसको 0 होना पड़ेगा। तो n-r1 को अगर 0 होना पड़ेगा तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ r1। ठीक है, n आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r1। सिमिलरली दूसरा है हमारे पास x प्लस क्या था, बीटा बाई एक्स स्क्वायर, इसका होल पावर n है। तो इसमें अगर हम जनरल टर्म निकालेंगे TR+2,
तो ये आपका बनेगा कुछ NCR2 अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे बीटा हो जाएगा। सो बीटा का पावर R1 R2 यहाँ पे, एंड x का पावर n-3 R2, राइट। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक चलना है इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस चीज के लिए यहाँ पे जो x का पावर है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स n-3R2 शुड बी इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 3R2, n की वैल्यू आ जाएगी 3R2। हाँ बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या आदर्श? अनम्यूट कर सकते हो। अमृता, यहां तक में कोई दिक्कत? नहीं सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अच्छा, तो अब इसके बाद सवाल ये था, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स n इज। सर यहाँ तक हम भी किए थे, लेकिन हम अलग अलग नहीं लिए थे आर को। हाँ, r को अलग लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे को एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग एक्सपेंशन है। यस तो सर। अब यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर जो है आपका मान लो n का वैल्यू 10 होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। n का वैल्यू अगर 10 होता, 10 नहीं 12 ले लो, n का वैल्यू 12 ले लो, तो n का वैल्यू अगर 12 आएगा ना, तो ऊपर वाले एक्सपेंशन में जो 7वां टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, लेकिन नीचे जो 5वां टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग टर्म आपके इंडिपेंडेंट ऑफ x होने वाले हैं। और अगर हम सेम r ले लेंगे तो हमसे वही गलती हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। वैसे आंसर तो गलती से इस केस में आंसर सही आ जाएगा, बट प्रोसेस वुड बी रॉन्ग। ओके, प्रोसेस वुड बी रॉन्ग। सो अब यहाँ पे आदर्श लॉजिक क्या है, अगर आप ऊपर वाले को देखते हो यहाँ पे, तो आपका n क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ R1 दिख रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ पे n क्या दिख रहा है, 3 टाइम्स ऑफ R2 दिख रहा है। तो आदर्श यहाँ पे हम ये फंडा लगा सकते हैं कि एक जगह पे n आपका 2 का मल्टीपल दिख रहा है, दूसरे जगह पे n आपका 3 का मल्टीपल दिख रहा है। इसका मतलब है कंबाइनिंग, एग्जैक्टली। तो हमारा छोटा सा यहाँ पे फंडा यही होता कि कंबाइनिंग 1 and 2, combining 1 and 2, n is a multiple of 6, n is a multiple of 6। Is this clear? यस सर। ठीक है, तो इसलिए लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाना चाहिए था, 6 हो जाना चाहिए। ओके यस सर। अमृता, दिक्कत क्लियर है यहाँ पे? अभी भी कोई डाउट है? ओके अंशु, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हो ना? अंशु 12 कह रहे हो कि 14 कह रहे हो? 14, ओके। एक बार मैं मैसेजेस देख लेता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस थे, तो आई थिंक तो 10 के बाद 14 दिख रहा है, 14 के बाद 17 दिख रहा है मैसेजेस के हिसाब से, राइट? ओके, 14 में कहा जा रहा है, इफ द r plus fifth term is the middle term in the expansion of this x square minus 1 by 2x whole to the power 20, इसके एक्सपांशन। तो पहले इसके एक्सपेंशन में अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो tr+1 क्या हो जाएगा, tr+1 हो जाएगा 20cr x स्क्वायर का पावर 20 माइनस r, फिर माइनस 1/20 का पावर r। ओके, तो दिस इज माय जनरल टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस एक्सपेंशन का जो r+5th टर्म है वो इसका मिडिल टर्म है, तो स्टूडेंट्स अब तो पहले ये सोच के बताओ मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म कौन सा होता है? अगर 20, इफ द पावर इज 20, इफ पावर इज 20, इफ पावर इज 20, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये तो अपना 21 हो गया। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो गया, देयरफॉर मिडिल टर्म कितना होगा? मिडिल टर्म कौन सा वाला हो जाएगा? तो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका 21 प्लस 1/2, ये हो गया आपका 11th टर्म। और अगर आपका 11वां टर्म अगर मिडिल टर्म हुआ, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी होगी? 11 माइनस 1 10,
है ना? यस और नो? अगर R11 आ रहा है, सॉरी, अगर 11वां टर्म आपका मिडिल टर्म बन रहा है, यस मधुरेंद्र? सर यहाँ पे जो आप लिखे हैं -1/20 टू द पावर r 20 नहीं हो, 2x है, 2x है। 2x है, वही पूछ हाँ रहा हाँ था हाँ हाँ, ठीक है, नहीं तो ठीक है जैसे बोले मैंने देख लिया वहां। ओके, हाँ, तो आई वाज सेइंग कि जैसे हमको ये पता चल गया कि पावर 20 है, मतलब उसके एक्सपेंशन में 21 टर्म्स आएंगे, और अगर उसके एक्सपेंशन में 21 टर्म्स आएंगे, मतलब उन 21 टर्म्स में से जो 11वां टर्म होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा, और 11वां टर्म मिडिल टर्म होगा तो आर की वैल्यू 10 हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी, आर की वैल्यू 10 बोलना गलत हो जाएगा, है ना? क्यों 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 गलत हो जाएगा, कोई बता सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में ना कुछ लैंग्वेज दिया हुआ था, लैंग्वेज दिया हुआ है इफ द आर प्लस फिफ्थ टर्म, इफ द आर प्लस फिफ्थ टर्म, तो इंप्लाइज आर प्लस फिफ्थ टर्म, आर प्लस फिफ्थ टर्म आपका मिडिल टर्म बोला हुआ है, और हमने यहां से पावर के हेल्प से ये निकाल लिया कि हमारा आर प्लस फिफ्थ टर्म एक्चुअली 11वां टर्म है, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 6। बोलो तो ये पार्ट समझ में आ रहा है? जिन जिन लोगों को डाउट था क्वेश्चन नंबर 14 में, हमने पहले पावर देखा, पावर से आया 21 टर्म्स, 21 टर्म्स आया तो उसका मिडिल टर्म हो जाएगा 11वां टर्म, 11वां टर्म हो जाएगा तो क्वेश्चन में लेकिन बोला हुआ था कि आर प्लस फिफ्थ टर्म जो है वो आपका मिडिल टर्म है, इट मींस आर प्लस 5 का जो वैल्यू होगा वो 11 के बराबर होगा। अमृता, अंशु, आर प्लस 11, आर प्लस 5 जो होगा वो आपका 11 के इक्वल होगा, और यहां से हमको आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहां से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी 6। अमृता, इज दिस लॉजिक क्लियर? आर की वैल्यू निकलने के बाद तो फिर क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि हमसे पूछा है कि आर प्लस एथ टर्म क्या होगा, देयरफॉर आर प्लस एथ टर्म इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14th टर्म, 6 प्लस 8 14th टर्म, और अब आपको आर वहां पे वैल्यू पुट करके अपना काम कर लेना, अब हो जाएगा, राइट? चलो नेक्स्ट बताना। अच्छा, आफ्टर 14 आई थिंक मैसेजेस में मैंने 17 देखा था। हाँ, अच्छा 15 भी दिया है, 15 भी आया है। समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक -1 टू द पावर r डिवाइडेड बाई NCR। तो यार अब देखो, हमारे लिए तो सबसे बड़ा इधर हेडेक ये हो गया कि जो हमारा फॉर्मूला है, मतलब जो NCR है, वो टर्म हम अभी तक न्यूमरेटर में देखते आए, ये चला गया डिनोमिनेटर में, है ना? तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आना लाजमी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको कुछ नहीं समझ में आता, सिग्मा विग्मा लगाए, तो एटलीस्ट सिग्मा ओपन करके हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर ले। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन दिया, n इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो चलो अभी हम पहले इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो एक्सपेंशन कैसे करोगे? r की वैल्यू 0 से शुरुआत करोगे और n तक लेके जाओगे। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लिखता हूँ और आखिर के 3 टर्म्स लिखूंगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स अगर लिखा जाए तो हमें मिलेगा 1/NC0, r की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, NC1, फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा, NC2, है ना? फिर इसी तरीके से माइनस प्लस ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा। फिर हमारे पास n अगर ऑड है, थोड़ा ऐसे सोच के बताना सबको, अगर n हमारा ऑड है तो n से 3 टर्म पहले, n ऑड है मतलब माइनस का साइन आएगा, अगर आपका n ऑड है मतलब आखिरी टर्म नेगेटिव होगा, और अगर आखिरी टर्म नेगेटिव होगा तो उसके पहले वाला टर्म पॉजिटिव और उसके पहले वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूं, कलर चेंज कर देते हैं, -1/NC n-2 प्लस 1/NC n-1 -1/NCN। जरा बताओ किसको ये पार्ट नहीं समझ में आया? एनीवन? क्योंकि n हमारा ऑड दिया हुआ है और हम r की वैल्यू 0 से लेके n तक लेके जाएंगे, तो n अगर ऑड दिया हुआ है मतलब आखिरी टर्म में -1 का पावर ऑड आएगा, एंड -1 का पावर ऑड आने के कारण
ये वाला साइन क्या होगा, ये वाला साइन माइनस आएगा। बोलिए विवेक, क्या ये चीज क्लियर है? रियांशु, क्या ये चीज क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे माइनस क्यों डाला है? यहाँ पे मैंने -1 टू द पावर r में नहीं छोड़ा है। मुझे पता है कि मेरी वैल्यू कहां तक जाएगी, मेरी वैल्यू ऑड तक जाएगी। ऑड जाएगी मतलब -1 का पावर ऑड पे एंड होना है। -1 का पावर ऑड तो नेगेटिव होगा। अच्छा, जब हम ये कर चुके तो जरा पेयर्स बना के देखो, तो पेयर्स बना के देखो। n अगर ऑड है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इवन हो गए। अपने हिसाब से सोचो कि अगर n है हमारा 9, n है 9, तो r का वैल्यू 0 से 9 तक चलेंगे। 0 से 9 तक चलने का मतलब 10 टर्म हो गया। 10 टर्म होने का फायदा क्या है जानते हो? ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा। और इस तरीके से अगर आप इन पेयर्स को जरा ऑब्जर्व करो, मैं आप उन पेयर्स को अलग से लिख रहा हूं। ये देखो, पहला पेयर हो गया 1/NC0 और वहां से -1/NCN, फिर आएगा प्लस, और अब देखो, अब यहां से आएगा -1/NC1, और आखिरी टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का जो पेयर बन रहा है +1/NCN-1, फिर यहां से 1/NC2, फिर यहां से -1/NCN-2। तो जरा ये बताओ, क्या ये चीज चल रहा है? क्या ये चीज दिख रहा है आप लोगों को कि इस तरीके के पेयर्स बनेंगे? और पता है क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल। यस आदर्श? सर NC0 और NCN कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब ये टर्म सेम है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि दोनों का बीच वाला टर्म बचेगा एक। को कुछ नहीं बचेगा। सर क्यों नहीं बचेगा, सोच के बताओ। यस सर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है क्योंकि एग्जैक्टली सब n अगर ऑड है तो टर्म्स तो इवन हो गए, मतलब n अगर 9 है तो टर्म्स 10 हो गया। और अगर हम दो टर्म्स का एक पेयर बना रहे हैं तो 10 टर्म्स है, मतलब 5 पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब अगर आप इसमें से कोई भी पेयर देखते हो स्टूडेंट्स, तो ये जरा पेयर को ऑब्जर्व करो। इन पेयर, पहला पेयर को देखो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, बीच में माइनस है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। और अगर हम दोनों को माइनस करें तो कट के क्या हो जाएगा, 0। यहां भी देखो, एक जगह पे -1, एक जगह पे +1 है, लेकिन डिनोमिनेटर को देखोगे ना तो एक जगह NC1 आ रहा है और एक जगह NCN-1 आ रहा है, क्योंकि वैल्यू सेम होती है। इन दोनों की वैल्यूज सेम होती है कि नहीं? वो NCR इज इक्वल टू NCN-R वाला लॉजिक, तो उस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहां देखो, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव है, ऐसे देखो ना, ये जो सेकंड पेयर बना है, इस सेकंड पेयर में पहला टर्म नेगेटिव है, दूसरा टर्म पॉजिटिव है। ये देखो, जो तीसरा पेयर बना है इसमें पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा टर्म नेगेटिव है। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक का NC2 है, दूसरे का NCN-2 होगा, यहाँ पे n-2। तो NC2 और n-2 का वैल्यू तो सेम है ना, तो ये भी कट के क्या हो जाना है, ये भी कट के 0 हो जाना है। तो ऐसे करके हमको सब सारे पेयर्स का सम कितना मिलेगा, सारे पेयर्स का सम कुल मिला के 0 मिलेगा कैंसिलेशन के कारण। तो विवेक एंड रियांशु, क्या ये क्वेश्चन अब क्लियर है? आदर्श, इज दिस क्लियर नाउ? लॉजिक समझ में आया? हमने r की वैल्यू 0 से लेके n तक रखी, तो वहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। पहला टर्म और आखिरी टर्म का पेयर, पहला टर्म और आखिरी टर्म का पेयर, फिर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म का पेयर। हमको ये दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है, साइन अलग अलग है, इसके कारण वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। फिर ये 15 था, 15 के बाद नेक्स्ट क्या है मेरे को सॉल्व करना है? 16 नहीं हुआ है। में इफ दिया, इफ 1 - x - 2x² होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 + a1x + a2x² + a3x³ डॉट 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 चलते रहेगा। हमको अब आप लोग यहाँ पे कहाँ से डरते हो, कहाँ पे डरते हो? मतलब आपको एक डर यहाँ पे सताएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है दैट इज अ ट्राइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन। और वो ट्राइनोमियल एक्सपेंशन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। बट थोड़ा सा पॉइंट समझिए, अगर हम थोड़ा सा टर्म्स को देखें तो राइट हैंड साइड में कहीं ना कहीं बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि a1 * बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, ये NC1 नहीं है, NC2 नहीं है, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट के जैसे कोई कांस्टेंट्स तो है ना, कुछ कांस्टेंट्स है।
अब अगर मैं ऑर्डर में चलूं तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये कॉन्स्टेंट्स का ऑर्डर कैसा चलेगा, ये चलेगा A1 A2 अगला टर्म A3, ये तो दिख रहा है। आगे बढ़ाओगे तो A4 A5 A6 इस तरीके से ये कंटिन्यू होते रहेगा। एम आई करेक्ट? बट अगर अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, है ना, कंप्लीटली फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8। सो बेसिकली आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द alternate terms. I need to find out the value of the alternate coefficient. तो अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स फॉर्मूले का हेल्प लेते हो ना, कौन सा फॉर्मूला? ये जो हम लोग C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, कितने लोगों को याद है उसका फॉर्मूला? C0 प्लस C2 प्लस C4। हर्ष ने हैंड रेज किया। हर्ष अनम्यूट करके बताओ कितना है? सर 2 to the power n-1। और याद है कैसे निकाले थे हम उस फॉर्मूले को? यस सर। क्या कैसा लॉजिक याद कीजिए, थोड़ा बताइए मेरे को। सर एक बार 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे और एक बार 1 माइनस एक्स का कैंसिलेशन दिखते हैं उसके बाद। एग्जैक्टली तो ये लॉजिक भी वहां पे दे सकते हैं ना कि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखे और उसके बाद वहां पे एक्स का वैल्यू क्या पुट किए 1, और एक बार 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखे और वहां पे एक्स वैल्यू क्या पुट किए, वहां पे भी 1 पुट किए और उनके बाद दोनों को ऐड कर दिया था। सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा, देखो कैसे। अच्छा क्यों काम करेगा, ये क्यों हिट कर रहा है मेरे दिमाग में? ये इसीलिए हिट कर रहा है बिकॉज वहां पे हम C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 ऑल्टरनेट टर्म्स का एडिशन निकालते थे कि नहीं निकालते थे? ऑल्टरनेट टर्म्स का एडिशन निकालते थे। इस क्वेश्चन में भी हमको कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट टर्म्स का एडिशन निकालने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन में भी हमको ऑल्टरनेट टर्म्स का आंसर निकालने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसीलिए पहले हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन। अगर बहुत लोगों का हैंड रेस, मैंने सबका हैंड डाउन किया, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन। देखो इसीलिए मैंने उसके ना सारे प्रूफ डिस्कस किए थे क्योंकि वो प्रूफ ना यूज हो रहा है। तो अब x का वैल्यू 1 रखोगे तो देखो तो क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, होल टू द पावर 6। ओके, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब a1x आपका a1 बन जाएगा, a2x स्क्वायर आपका a2 बन जाएगा, a3x क्यूब आपका a3 बन जाएगा, और ये फिर a4 और इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो अच्छा दूसरा क्या करेंगे, अब हम x के जगह पे -1 रखेंगे, x के जगह पे -1 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन मतलब एकदम ऊपर ब्लैक कलर से जो इक्वेशन लिखी हुई है। तो x के जगह पे -1 रखने से क्या हो जाएगा, देखो -x है, -1 रखने के कारण वो बन जाएगा +1, और -2x स्क्वायर है। अब x के जगह पे -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 बन जाएगा, तो -2 इंटू +1 -2 हो जाएगा। और अगर अब हम राइट हैंड साइड में देखें तो 1 -a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4, तो ये ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलना शुरू कर दिया है ना, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करना शुरू कर दिया। अब इसको स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, एक जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है -2 का पावर 6, मतलब वो 2 का पावर 6, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 0 का पावर 6 दिख रहा है। अब राइट हैंड साइड पे आइए जरा, राइट हैंड साइड पे आओगे तो 1 और 1 ये ऐड होके 2 बन जाएगा, लेकिन अब देखो प्लस a1 और -a1 कट जाएगा, प्लस a1 माइनस a1 कट जाएगा। उसके बाद a2 वाला टर्म देखो तो दोनों जगह पे a2 वाला टर्म पॉजिटिव है। फिर a3 वाला टर्म देखो तो ऊपर a3 वाला टर्म पॉजिटिव है, नीचे a3 वाला टर्म नेगेटिव है। फिर a4 वाला टर्म देखो तो आपका ऊपर भी पॉजिटिव है a4 वाला टर्म, नीचे भी पॉजिटिव है, और इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। तो जरा ये बताओ स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चल रहा है कि ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 6 बचा था, और यहाँ पे ये मान लो कि जो लेफ्ट हैंड साइड का 2 दिख रहा है, इस 2 को राइट हैंड साइड का 2 दिख रहा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a6, इस तरीके से आगे कंटिन्यू होते रहेगा। यस हर्ष? सर क्वेश्चन में बोल रहा है 8-12 तक का निकालना है, तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? 8-12 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे बता सकते हैं कि उतने ही होंगे? नंबर ऑफ टर्म, ये आप ये लॉजिक लगा सकते हो कि
क्या होता है कि जैसे जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब पावर 6 होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 7 होंगे। 7 होंगे। सिमिलरली जब यहाँ पे देखो A12 एक्चुअली ना आपका मैक्सिमम पावर, A12 देखना नहीं, आपको देखना है x का मैक्सिमम पावर कितना होगा उस टाइम पे। जब A12 होगा तो उसके साथ क्या रहेगा? x की पावर 12। x की पावर 12। और एक बार आप एक्सप्रेशन को देखो, 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का पावर 6। तो यहाँ पे बेस में आपका सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। 2 और उसके ऊपर पावर क्या लगा हुआ है? 6। तो वहां पे 2x स्क्वायर का पावर 6 वाला टर्म आएगा, आएगा कि नहीं हाँ। आएगा? यस सर। तो वहीं से आपका x टू द पावर 12 बनेगा। सर तो लेकिन ये यहाँ बाइनोमियल नहीं ना है, ये तो मल्टीनोमियल या फिर ट्राइनोमियल हाँ, टाइप मैं का मैं आपको मैं आपको कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब याद है? नॉर्मल छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। मैं आप बताओ, a पे भी क्यूब लगाते हैं, b पे भी क्यूब लगाते हैं, c पे भी क्यूब लगाते हैं। उसके बाद हाँ सर। 3abc वाला टर्म भी आता है, उसको अभी इग्नोर करो। मेरा पॉइंट ये है कि हर एक टर्म के ऊपर क्यूब आता था कि नहीं? तो यस इसका सर। भी जब एक्सपेंशन करोगे तो 1 के ऊपर भी पावर 6 आएगा, माइनस एक्स के ऊपर भी पावर 6 आएगा, और माइनस 2x स्क्वायर के ऊपर भी पावर 6 आएगा। तो वहां से मैक्सिमम पावर x का कितना बनेगा? मैक्सिमम पावर 12। x 12 बनेगा। अब यहीं पे तीनों टर्म्स को अलग अलग, तीनों टर्म्स के ऊपर जब अलग अलग पावर लगेगा और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं x के अलग अलग पावर्स बनेंगे, है कि नहीं? जैसे ओके सर। थोड़ा सा अगर मल्टीनोमियल हल्का सा भी याद है जो मैंने हल्की फुल्की बताई थी क्लास में, कि ऐसे ऐसे केसेस आएंगे जहां पे आपने पहला टर्म पे पावर 2 लगाया, अगले टर्म पे पावर 3 लगाया और आखिरी टर्म पे पावर 1 लगाया, ताकि 2 प्लस 3 प्लस 1 टोटल कितना हो जाए? आपका इंडेक्स के बराबर हो जाए। यस सर। तो इस तरीके से x के अलग अलग पावर बनेंगे। तो अभी हमको ये जैसे मैंने बताया कि A12 को बाइनोमियल कोफिशिएंट मान के चलना बेवकूफी होगी। इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12। तो हमको बस इतना समझना है कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर एक्सपेंशन में क्या निकल कर आता है। बिकॉज बेस में x का हाईएस्ट पावर 2 है और पावर 6 चल रहा है, तो x का हाईएस्ट पावर उस केस में कितना बन सकता है? बन सकता है 12, राइट? यस यस सर। तो क्या मुझको फिर ये आगे प्रोसीड करने की जरूरत है? क्योंकि ये तो मान लो 12 तक जाना है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 12 लिख देते हैं, काम खत्म। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा A2 प्लस A4 प्लस A6 डॉट 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 टिल A12। सो जरा बताओ ये पार्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। राहुल 23, 28, 33, 39, 40, 41, ठीक है। बाकी जिन लोगों को इसमें दिक्कत थी क्वेश्चन नंबर 16 में, इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? जिन जिन को 16 में दिक्कत था, तो इसीलिए कहता हूं कि जो डेरिवेशन मैं पढ़ाता हूं ना क्लास में, जिसका डेरिवेशन दिखाता हूं वो तभी दिखाता हूं जब मुझे ये पता रहता है कि उसका प्रूफ क्वेश्चंस में यूज होता है। तो मैंने इसीलिए इसके सारे आपको वो बताए हुए थे, है ना? कहीं पे भी मैंने फॉर्मूला नहीं रटवाया था। चलो मूविंग फॉरदर, क्वेश्चन नंबर 17 आया है। 17 मुझे जितना याद है पिछली बार क्लास में हुआ नहीं था। If C0, C1, C2 dot 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 Cn denote the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x to the power n, then find the value of this. So summation r is equal to 0 से n तक minus 1 to the power r, उसके बाद है NCR, 1 plus rx, 1 plus rx divided by 1 plus nx whole to the power 1 plus nx, नीचे आएगा whole to the power r, where r is equal to log 10 base e। ओके, तो सुनो, सबसे पहले मैंने क्या किया जानते हो? हमको इतना पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन छुपा होगा, कोई ना कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन छुपा होगा। और हमारे अंदर या आप लोगों के अंदर जो डर आ रहा है
वो आ रहा है लॉग के कारण, क्योंकि लॉग लगने के साथ साथ एक्सप्रेशन जो है ना बहुत बड़ा हो गया, राइट। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि लॉग वाला जो टर्म है वो न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है एंड डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है। ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में r के साथ जो मल्टीप्लाई है log 10 विद बेस e, क्वेश्चन पे देखो r, रुको ये स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ ना, हाँ ये देखिए, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला, इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने x माना। क्यों x माना, क्योंकि मेरे को सेम टर्म ना यहां भी दिख रहा था। अब आप कहोगे कि सर लेकिन यहाँ तो 10 का पावर n लगा हुआ है। मैं कहूंगा कि 10 का पावर n आर्ग्यूमेंट का जो पावर होता है लॉग में, वो पावर को आप बाहर ला सकते हो। तो बाहर लाने के कारण ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता आपका 1 प्लस n इंटू लॉग 10 बेस e बन जाता। तो जो टर्म की मैं बात कर रहा था वो टर्म ऊपर भी प्रेजेंट आ गया और नीचे भी प्रेजेंट हो गया, तो दोनों जगह पे x हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर 1 प्लस आर एक्स बनेगा और नीचे 1 प्लस एन एक्स बनेगा। पहले बताओ ये पार्ट समझ में आया कि आप सबको, जो मैंने x फंडा लगाया है क्या वो फंडा समझ में आया है सबको, ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने थम्स अप करके बताया है, परफेक्ट। नेक्स्ट, तो अब ना, अब यहां से हटते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 0 1 2 कांट बी डिटरमाइंड। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को सेपरेट करते हैं इस बार, ठीक है। पिछली बार न्यूमरेटर को सेपरेट नहीं किया था, यहीं पे देख के फंस रहे थे। अभी एटलीस्ट न्यूमरेटर को सेपरेट करके देखते हैं क्या होता है। हाँ दर्श, सर वहाँ पे आप r लिखे, r इक्वल्स टू log 10 विथ बेस e, x ना ओके ओके, ये एक्स एक्स एक्स। ओके सर। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, न्यूमरेटर में ना दो टर्म, एक है 1 और एक है आर एक्स। तो 1 वाला टर्म के साथ तो कोई खास वो नहीं है दिक्कत, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। और प्लस अब आर एक्स वाले के लिए क्या होगा, एक और टर्म आ जाएगा सिग्मा वाला। मैंने बस न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। ओके, अभी ये वाला टर्म तो आसानी से पहचान में आ गया, जो पहला टर्म है। सुनो, मुझे ये बताओ आप लोग कि 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन, इसका जनरल टर्म क्या होता था, कौन बताना चाहेगा। 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन का जनरल टर्म क्या होगा। विवांशु को मौका देता हूँ, आदर्श से तो बात हो ही रही है। हाँ विवांशु बता। NCR एनसीआर x to the power r into 1 minus 1 का पावर r। राइट, अच्छा। तो अगर मुझे इसका समेशन करना पड़ा, इसका समेशन करना पड़ा, समेशन है ना, पूरा इसका एक्सपेंशन का बात किया जाए, तो वहां पे हम सिग्मा लगा देंगे। आर का वैल्यू 0 से लेके एन तक, एनसीआर एक्स का पावर आर एंड -1 का पावर आर। अच्छा जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये जो समेशन जो मैंने लिखा है अभी, और यहाँ जो टर्म है पहला टर्म, क्या ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं क्या, क्या ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, कैसे सिमिलर दिख रहे हैं। इफ x के जगह पे आप 1/1 प्लस एन एक्स रख दो, क्या रखो x के जगह पे 1/1 प्लस एन एक्स रखो यहाँ पे, तो क्या आपको एग्जैक्टली वो ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, क्या आपको एग्जैक्टली ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, देख के बताओ सब कोई, है ना। बी वेरी केयरफुल इन दिस वन। मैं कह रहा हूं कि 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन तो सबको पता है, राइट, सबको पता है। अब उसमें अगर x के जगह पे, क्योंकि देखो ना -1 का पावर r भी दिख रहा है, एनसीआर भी दिख रहा है,
और x टू द पावर r होता था, लेकिन यहाँ पे 1/1 प्लस nx, मतलब जो r लगा हुआ है पावर में वो डिनोमिनेटर में गया है। तो हम इस बार x के जगह पे उस टर्म को अज्यूम कर सकते हैं, उस टर्म को अज्यूम कर लेंगे। तो अब ये बताओ, ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला टर्म, ये आखिर कह सकता हूं कि दिस इज द एक्सपांशन ऑफ, this is the expansion of 1 minus 1/1 plus nx whole to the power n। कह सकता हूं क्या? इसका मतलब है कि जो पहला टर्म होगा, वो पहला टर्म क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? वो पहला टर्म 1 minus 1/1 plus nx whole to the power n का एक्सपेंशन होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? क्या ये चीज सबको ही समझ पा रहे हो? अगर सबको ही समझ पा रहे हो थम्स अप पे क्लिक करो एक बार जल्दी से। आई नीड टू नो एटलीस्ट 20+। 13 लोगों ने किया है, 15 ने किया है। जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही वो क्या करें? आर की वैल्यू पुट करना शुरू करो। आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करना शुरू करो। तो आपको दिखेगा आर की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपको मिलेगा एनसीआर बाई एनसीआर रहेगा, बस एनसी 0 रहेगा। आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एनसी 1/1 प्लस एनएक्स। आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा प्लस एनसी 2/1 प्लस एनएक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जब ये एक्सपेंशन करेंगे तो हमको वहां पे दिखेगा कि ये आखिरकार आपका 1 माइनस एक्स का होल टू द पावर n का एक्सपांशन वाला फंडा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ x के जगह पे ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, देखो x के जगह पे एक x वाला टर्म है लेकिन वो 1/1 प्लस nx। तो अगर एक टर्म किसी के एक्सपेंशन में आ गया स्टूडेंट्स, तो दूसरा भी किसी के एक्सपेंशन में ही होगा। इतना तो भाई आइडिया एकदम क्लियर आ रहा है। अब दूसरे में अगर देखा जाए तो देखो पहले वाले में अच्छा याद है हम लोग वहां पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की सीरीज वाला, और हमको ऊपर आर वगैरह मिलता था तो हम एनसीआर को ब्रेक करते थे। एनसीआर को हम ब्रेक करते थे n/r n-1 c r-1 में। याद है क्या? ये वाली प्रॉपर्टी कितने लोगों को याद है? NCR is equal to n/r into n-1 c r-1। आई होप ये सबको याद होगा। ये इसका यूज कब करते थे बताना जरा। अमृता इसका यूज कब करते थे बताओ। सर अगर आर रहता था, आर रहता था कहाँ? न्यूमरेटर में, राइट? एनसीआर के अगर साथ में आर मल्टीपल में रहता था तो फिर एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी गुड। तो आर अगर एनसीआर के मल्टीपल में रहता था, मतलब आर जब न्यूमरेटर में रहता था तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे। इस फॉर्मूले में आर डिनोमिनेटर में निकलता था, तो डिनोमिनेटर का आर और न्यूमरेटर का आर एक दूसरे को कैंसिल करते थे। तो वो जो सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म कौन सा? ये वाला टर्म। इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी हम सेम चीज करते हैं स्टूडेंट्स। समेशन आर की वैल्यू 0 n -1 का पावर r। अब वो जो एनसीआर है ना उसको ब्रेक करेंगे, पहले उसको ब्रेक करेंगे n/r इंटू n-1 c r-1 में। फिर ऊपर क्या है? ऊपर है rx, नीचे क्या है? नीचे है 1 प्लस nx होल टू द पावर r। तो ये करने का फायदा क्या मिला हमें? ये करने का फायदा ये मिला कि ये वाला जो r है और ये वाला जो r है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। तो अब समेशन r इज इक्वल टू 0 n -1 का पावर r। अब r की वैल्यू 0 नहीं होगी, देखो, क्योंकि n-1 c r-1 वाला टर्म दिख रहा है। n-1 c r-1 वाला टर्म दिख रहा है, तो इसलिए अब हमको r की वैल्यू क्या करनी पड़ जाएगी? r की वैल्यू 1 से शुरुआत करनी पड़ जाएगी। और ये देखो, ये n और ये x क्या बन जाएगा? nx हो जाएगा।
अब x हमारा log वाला टर्म था, कांस्टेंट था, x हमारा log वाला, अभी चलो सब मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो nx हो गया, nx हो गया, और ऊपर हमारा n-1 c r-1, अच्छा, और नीचे है हमारा 1 प्लस nx होल टू द पावर r। तो स्टूडेंट्स अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। कैसे, ये देखिए, ये जो पहला टर्म था, ये रेड कलर से जो यहाँ पे पहला टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला टर्म, तो इस वाले टर्म में -1 का पावर r था, NCR था, और इसके ऊपर पावर r लगा था, तो c के नीचे जो चीज थी वही इसके पावर में लगी हुई थी। तो हमने इसको क्या लिख दिया था, हमने इसको लिखा था 1 - 1/1 प्लस nx का पावर n। तो अगर आप यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करो तो हमको ये फॉर्म कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। यहाँ पे c के नीचे क्या है, r-1 लिखा हुआ है, तो अगर हम किसी तरीके से 1 प्लस nx का भी पावर r-1 ले आए तो मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक 1 प्लस nx बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, दिस nx इज अ कांस्टेंट, और ये भी nx जो है इसमें से एक हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो n कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का nx बाहर और नीचे से एक 1 प्लस nx बाहर। तो एक 1 प्लस nx बाहर करने का फायदा ये हुआ कि ये बन जाएगा अब समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक -1 टू द पावर r, nx तो साफ हो गया, ऊपर बनेगा n-1 c r-1 डिवाइडेड बाई नीचे बनेगा 1 प्लस nx होल टू द पावर r-1। तो अब देखो c के नीचे जो चीज लिखी हुई है ना वही इसके पावर में आ गया, तो ये किसका एक्सपेंशन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 - 1/1 प्लस nx होल टू द पावर r-1 का एक्सपेंशन। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था बट डन। तो बेसिकली ये जो देखो, अब मैं सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से। तो जो सबसे ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, दिस वाज आवर क्वेश्चन। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दो टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस rx वाला, तो उनमें न्यूमरेटर्स को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। जब आप न्यूमरेटर्स को सेपरेट करते हो तो आपको ये रेड कलर वाले दो टर्म्स मिलेंगे। अब इस रेड कलर वाले दो टर्म्स में जो पहला वाला रेड कलर वाला टर्म है, इसको मैंने बोला कि 1 - x टू द पावर n का एक्सपांशन के साथ रिलेट कीजिए। अब 1 - x टू द पावर n का जो एक्सपांशन होता है उस वो होता है समेशन r का वैल्यू 0 से लेके n तक NCR x का पावर r इंटू -1 का पावर r। तो मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ x के जगह पे 1/1 प्लस nx रखोगे ना, तो ऊपर वाला जो पहला टर्म है रेड कलर वाला वो निकल कर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एरो दिख रहा होगा, इस एरो से लिखा दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 - 1/1 प्लस nx का पावर n। फिर मैंने बोला कि अगर एक जगह वो एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो गया तो दूसरा बचेगा नहीं, दूसरा भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा कन्वर्ट करने में दिक्कत कर रहा था ये न्यूमरेटर में जो r लगा हुआ है, तो न्यूमरेटर के r को हटाने के लिए हमने NCR को ब्रेक कर दिया n-1 c r-1 में। तो वो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये नीचे का r ऊपर का r कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा है nx, उस nx को बाहर निकाले, नीचे है 1 प्लस nx का पावर r, उसमें से 1 प्लस nx बाहर निकाले। क्यों बाहर निकाले, क्योंकि हमारा जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला टर्म था वो बन रहा था n-1 c r-1, तो c के नीचे इस बार पावर r नहीं था, r-1 था, इसीलिए हम 1 प्लस nx के ऊपर भी पावर क्या लाना चाहते थे, r-1 लाना चाहते थे। तो इसीलिए हमने 1 प्लस nx को बाहर निकाला, और अब ये वाला जो सिग्मा वाला जो टर्म है ये प्रॉपर एक्सपेंशन आ गया है ना। अगर आप इसको कंपेयर करते हो पहला टर्म के साथ, तो बस यहाँ पे पावर r था और यहाँ पे पावर r-1 है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, r-1 लिख दिया। और अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, nx डिवाइडेड बाई 1 प्लस nx, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस nx आएगा, ऊपर आपका 1 प्लस nx -1 आएगा, होल टू द पावर r-1 होगा। तो nx ये आपका बन जाएगा nx का पावर r, और नीचे बन जाएगा आपका 1 प्लस nx का पावर। यस आदर्श, सर वहाँ पे 1 - 1/n प्लस x का पावर n-1 होगा ना।
बार बार n-1 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ r-। और ठीक सर है, एक और कि सर NC 0 वाला टर्म तो इसमें नहीं आएगा। NC 0 वाला टर्म आएगा क्योंकि हम r की वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से। यस सर, ठीक है। तो n-1 से r-1 है, वहाँ r का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यस ठीक सर। है, तो फाइनली जो मेरा पहला टर्म था, पहला टर्म, वो पहला टर्म क्या बन रहा है, ये वाला। इसको भी अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो हमको ये दिखेगा 1 + nx और ऊपर दिखेगा nx होल टू द पावर n। तो फाइनली स्टूडेंट देखो, अपना पहला टर्म बन रहा है nx/1 + nx का पावर n, अपना दूसरा टर्म बन रहा है nx का पावर n/1 + nx का पावर n, मतलब दोनों के दोनों कंप्लीटली सेम है, दोनों के दोनों कंप्लीटली सेम है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 0 निकल कर आ जाएगा। दोनों टर्म सेम है, माइनस कर रहे हैं हम दोनों को, तो कट के 0 बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्लास के बाद इसको अच्छे से समझ के नोट करना। ओके, दिस टुक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ आवर्स। कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? आफ्टर 17 कौन सा करना है मेरे को? 22 आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, 22। बहुत लोगों को 22 में दिक्कत है। तुम लोग खाली ये लॉग के छोटे मोटे एक्सप्रेशन देख के डर जाते हो यार। बाईस मेरे को बहुत लोगों ने बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को 22 में दिक्कत है। राहुल, तुम्हें 22 में प्रॉब्लम नहीं है, लॉग करना आ चुका है, राइट? चलो लेट मी नंबर 22, 6th टर्म निकालना है एक्सपेंशन का। हाँ राहुल। सर मेरे को 22 में प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा ठीक है, 2 का पावर लॉग रूट अंडर 9 टू द पावर x - 1 + 7, यहाँ पे लॉग का बेस 2 प्लस 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1/5 log 3 का पावर x - 1 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे लॉग का बेस है 2, और इस पूरे पे पावर चढ़ा है 7। क्वेश्चन लिखने में ही डर लगने लग जाता है कभी कभार। नाउ लिसन, देखिए यहाँ पे जानते हो सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी एक कि a का पावर में लॉग है, लॉग विद बेस b, ये जो मैंने लिखा है ना, a के पावर में लिखा हुआ है, a का पावर log b बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है b। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, log a का पावर m, ये कितना होता है? ये होता है आपका m log a, है ना, m log a होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, तो पहला वाला पहला 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 जो टर्म है, पहला जो टर्म है उसमें तो सीधा पावर लग रहा है ना, जो पहला टर्म है उसमें ये प्रॉपर्टी लग रही है। देखो 2 का पावर लॉग
लॉग किसी चीज पे लॉग लगा लेकिन बेस तो 2 है, तो ये पहला टर्म क्या बन जाएगा आपका? पहला टर्म बन जाएगा 9 का पावर x माइनस 1 प्लस 7। ओके, ये पहला टर्म हो गया। अब आते हैं दूसरे टर्म पे स्टूडेंट्स। तो दूसरे टर्म में ना, दूसरे टर्म में कौन दिक्कत कर रहा है आपको जानते हो? आपको दिक्कत कर रहा है ये 1/5। और दूसरी चीज है कि 1 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आपका जो b होता था, प्रॉपर्टी को देखो एक बार, ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है, इसमें जो b होता था ना, ये न्यूमिनेटर में रहता था, लेकिन यहाँ पे b जो है कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, एक ये दिक्कत है। और दूसरा 1/5 जो है वो 1/5 बाहर है। तो पहले तो 1/5 को अंदर भेजो, पहले 1/5 को अंदर भेजो। तो 1/5 को अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका log 3 to the power x minus 1 plus 1 whole to the power 1/5 whole to the power 1/5। और यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा log का 2। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अब ये 1/, आ रहा है ना, तो हमको कहीं ना कहीं log को न्यूमरेटर में भी लेके जाना है। कैसे? वन बाई ही है तो हमको पहले इसको लॉग वाले टर्म को न्यूमरेटर में ले जाना है और पावर भी नहीं चाहिए। आई थिंक मैं लॉग से हटा दूंगा तो आप लोग उसके आगे सॉल्व कर लोगे, है ना? पूरा हेडेक लॉग हटाने का। अच्छा, कोई भी चीज अगर 1/a होती है, कोई भी चीज अगर 1/a होती है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं a to the power -1। तो ये लॉग वाला टर्म था। अब इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगा? इसके ऊपर पावर लग जाएगा -1। हाँ राहुल। हाँ हर्ष। सर क्वेश्चन में बोल रहा है 6th टर्म, मतलब r की वैल्यू 5 होगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना? ओहो, मैंने 6th टर्म तो देखा ही नहीं है। मुझे यहाँ पे जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, राइट? मैंने वो देखा ही नहीं था। ये सब 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। फालतू का इसमें टाइम बर्बाद हो गया। ओके, तो टाइम नहीं बर्बाद हुआ। बेसिकली ऐसे समझिए कि हमने अभी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, मतलब ये चाहिए होता, ये वहां पे भी चाहिए होता। अब मेरे को इसी का एक्सपांशन का, इसी का अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर दूं, तो ये आपका 9 to the power x minus 1। अब मैं वही सोचूं कि ये लॉग हट नहीं रहा है किसी भी तरीके से, अब ये हट जाएगा। log 3 का पावर x minus 1 प्लस 1, और देखो एक पावर है 1/5, उसके ऊपर पावर है -1, दोनों पावर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा?
-1/5 बन जाएगा, है ना, -1/5 बन जाएगा, होल टू द पावर 7, होल टू द पावर 7। ओके, तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब इसी का हमको सातवां टर्म देखना है, तो इसका सातवां टर्म क्या होगा, सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका 7, सॉरी कौन सा टर्म बोला, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म बोला है मतलब कि आर का वैल्यू, सिक्स्थ टर्म बोला है मतलब आर का वैल्यू 5, राइट। सिक्स्थ टर्म बोला है मतलब आर का वैल्यू 5, तो 7c5। अब पहला टर्म के ऊपर, पहला टर्म यहाँ पे आ गया आपका 9 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, इसके ऊपर पावर चढ़ेगा 7 माइनस 5, और दूसरा टर्म है आपका 2 का पावर log 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल टू द पावर -1/5 log का बेस 2, और इस पूरे पे पावर क्या चढ़ेगा, इस पूरे पे पावर चढ़ेगा 5, इस पूरे पे पावर चढ़ेगा 5, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आएगा आपका 7c5 अब ये देखो स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो आपका हाँ, अब ये दोनों पावर्स है ना, ये तो कट जाएंगे, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो अब आर्ग्यूमेंट के ऊपर I did a mistake here. हाँ राहुल, यस सर। बोलो। सर यहाँ 3 का पावर x माइनस 1 और प्लस 1 बच जाएगा सर, अब पावर में -1 आएगा, और यहाँ रूट और 2 कट जाएगा सर, और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अभी दिख रहा है कि ये और 5 कट गया और हमारे पास बचेगा, यस सर, अब बेस में 2 है तो सर वो भी हो जाएगा 3 का पावर x हाँ। माइनस 1। तो ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 का पावर में लॉग कुछ चीज लगी हुई है, लॉग का बेस 2 है, तो ये लॉग हट जाएगा यहाँ से, और हमारे पास बचेगा 3 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 होल टू द पावर -1, ठीक है। तो जैसे ये पोजीशन पे आ गए, लॉग हट गया, और अब ये नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप पहला टर्म देखते हो ना, ये वाला टर्म भी देखते हो, तो यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है, इस रूट को आप किस में कन्वर्ट कर सकते थे, इस रूट का आप कन्वर्ट कर सकते थे 1/2 में, और 7 माइनस 5 बाहर क्या था 2, तो बेसिकली ये आपका बन जाता 7c5 9 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 होल टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर -1। हाँ विवेक, नहीं सर हो गया, मतलब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। अभी देखें प्रॉपर्टी तो अच्छा, ये जो 2 टू द पावर log 3x माइनस 1 प्लस 1 टू द बेस 2 है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 ये कैसे लिखे यही पूछना था, बट पता चल गया। अच्छा ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, सिंपल सा फंडा रखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले गलती ये कर रहा था, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, मैं बस देख रहा था कि इसको एक्सपैंड करना है, ये सोचने लग गया, बट हमको इसका छठा टर्म निकालना था। अब अगर हमको इसका छठा टर्म निकालना था तो इसमें r की वैल्यू जो जाती वो जाती 5, तो मैंने तब भी जनरल टर्म का एक्सपेंशन यूज करने से पहले, या जनरल टर्म का लॉजिक को यूज करने से पहले आपको लॉग को रिमूव करना जरूरी था, जितना हो सके लॉग को रिमूव किए। पहला टर्म से तो लॉग एक ही बार में रिमूव हो गया, दूसरे केस में हमको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। अब वो मॉडिफिकेशन में हम फंस रहे थे पावर 1/5 पे, 1/5 पे फंस रहे थे, लेकिन छठा टर्म निकालना था तो r का वैल्यू 5 जाता, तो सेकंड टर्म के ऊपर पावर 5 जा रहा था, तो वहां का जो 5 था और यहाँ का जो 1/5 था वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, और कैंसिल करने के कारण यहाँ से हमारे पास लास्ट में r जो लॉग वाला टर्म है वो कंप्लीटली हट गया, और इसके आगे वाला पार्ट जो है अब वो आप लोगों से हो जाएगा, है
तो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 मिनट बचा हुआ है, हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? हाँ विवेक। सर रुकिए ना, वो क्वेश्चन हम मतलब लास्ट स्टेप पे थे, लिख लेते हैं। मैं आपको क्लास के बाद नोट्स दे दूंगा, 5 मिनट बची हुई है, अगर एक क्वेश्चन और ठीक है, कोई ठीक हो है। जाए उसके जगह पे, ठीक है। है ना? चैट में जल्दी से बताओ, नेक्स्ट वाला। अच्छा 23 ना? लेट मी राइट द क्वेश्चन जल्दी से। 23 में 1/1 प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू x का पावर 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल x का पावर 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल x का पावर 3 प्लस डॉट 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 1/n का फैक्टोरियल x का पावर n होल टू द पावर स्क्वायर। हमको पूछा है इसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब मल्टीप्लिकेशन ना, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लिकेशन। 1 प्लस x टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल अरे स्टूडेंट्स ये देखो, अगर मैं अंदर वाला हिस्सा देखूं, क्या आप लोगों को कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन जाना पहचाना दिख रहा है क्या यहाँ पे? रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? वो होता है आपका 1 प्लस, वहां पे आता है NC0, NC1 आता है, बट NC1 अगर देखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? NC1 की जो वैल्यू होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट? आदर्श सर इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसमें दिख जाएगा सर, मतलब वही कर रहा हूँ, इन टर्म्स को जोड़। वही कर रहा हूँ क्योंकि एक तरीके से थोड़ा सा मल्टीनोमियल जैसा फंडा लग जा रहा है। ओके देखो, स्क्वायर मतलब तो एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन होता है ना, जल्दी से सबको ध्यान से देना। x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, तो आपको क्या करना है? आप पहले देखो कि x टू द पावर n वाला टर्म कौन सा बनेगा। तो एक, अच्छा मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये वाला टर्म पहला ब्रैकेट से इस वाले टर्म को अगले ब्रैकेट के किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि x टू द पावर n बनेगा, ये बताओ। पहला ब्रैकेट से x टू द पावर n को, पहला ब्रैकेट से 1 को अगले ब्रैकेट के किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि x टू द पावर n बनेगा? श्रेया ने बता दिया लास्ट टर्म, है ना? ये तो सबको दिख रहा है लास्ट टर्म। अच्छा तो श्रेया हमको यही लॉजिक से चलना है, आपको यहाँ का हर एक टर्म उठाओ, जैसे हम पहला टर्म यहाँ से उठाए तो हमको वहां किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ना x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैं x टू द पावर n नहीं लिखूंगा, मैं फाइनल कोफिशिएंट लिख रहा हूं। चलो नेक्स्ट आप लोग बताइए कि यहां से ये वाले टर्म को अगले ब्रैकेट के किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से x टू द पावर n बनेगा? पहला ब्रैकेट का सेकंड टर्म को अगले ब्रैकेट के किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से x टू द पावर n बनेगा?
सेकेंड लास्ट टर्म, वेरी गुड मधुरेंद्र, सेकेंड लास्ट टर्म। क्यों सेकेंड लास्ट टर्म? क्योंकि यहाँ का जो सेकेंड टर्म है उसके ऊपर x का पावर 1 है, और यहाँ जो सेकेंड लास्ट टर्म है दूसरे ब्रैकेट में उसका पावर है x टू द पावर n-1। तो जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 1 प्लस n-1 लास्ट में n-1। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों के फैक्टोरियल्स को लिखूंगा, मतलब दोनों के कोफिशिएंट। यहाँ पे x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, 1/1 का फैक्टोरियल, और वहां पे x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, 1/n-1। ठीक उसी तरीके से यहां से जो x² वाला टर्म है वहां से किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, वहां से वो मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर n-2 वाले टर्म से। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल मिलेगा। और आप इसी तरीके से अगर इसको कंटिन्यू किए तो जरा ये बताओ कि अब पहला ब्रैकेट का जो सेकेंड लास्ट टर्म है x टू द पावर n-1 वाला टर्म है, उसको अगला ब्रैकेट का किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको अगला ब्रैकेट का किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म के साथ, है ना, सेकेंड टर्म के साथ, क्योंकि x टू द पावर n-1 यहां से x टू द पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर x टू द पावर n बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा n-1 फैक्टोरियल इंटू 1/1 फैक्टोरियल, और फाइनली पहला ब्रैकेट का आखिरी टर्म को अगले ब्रैकेट के पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आ गया, है ना। तो ये अपना फाइनल कोफिशिएंट होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी हुई है ना वो एनसीआर के फॉर्मूले में आता है। डिनोमिनेटर में जो चीजें लिखी हुई है वो किसके फॉर्मूले में आता है, एनसीआर के फॉर्मूले में आता है कि नहीं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ ना हर एक टर्म का न्यूमरेटर सेम है, हर एक टर्म का न्यूमरेटर सेम है, n फैक्टोरियल की कमी है। अब उस n फैक्टोरियल की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम एक बाहर में n फैक्टोरियल रख देते हैं और अंदर में n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करोगे आप, अंदर में ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना इसको लिखो और अब n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवा देना। n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड फाइनली n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये जानते हो क्या है, दिस इज nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 ऐसे करके, तो 1/n फैक्टोरियल, दिस इज योर c0 प्लस c1 प्लस c2 डॉट 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 cn, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 2 टू द पावर n। इसका मतलब है आंसर बनेगा इसका 2 टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, यहीं पे मैं एंड करता हूँ। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रिकॉर्डिंग को देख लेना, अगर दिक्कत होगी तो कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। आई एम एंडिंग द सेशन हियर। अगली क्लास में मेरी 12 बजे लिंक बना के उनको भेजना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। इसी के आगे से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसी से कंटिन्यू करेंगे। कल कोशिश यही रहेगी कि अच्छा जिनके डाउट्स बचे हुए, एक बार आज हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो आप थोड़ा सा दोबारा उन डाउट्स पे एफर्ट लगाना, कोशिश करना वो सॉल्व हो जाए, ताकि मेरे को कल थोड़ा सा टाइम कम लगेगा समझाने में। ठीक है, तो यहीं पे एंड करता हूँ आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल, टेक केयर।